Hello students, welcome to Sigma e-learning center and today we are going to discuss our next topic which is going to be dielectrics and its polarization. But before we start our lecture, please like our video, share it with your friends and subscribe our channel. So let's get started without any delay. So dielectrics. What do you mean by dielectrics बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा. What do you mean by dielectrics? देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी बॉडी के थ्रू करंट तो फ्लो नहीं होने देते, बट जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं. सो यू कैन से दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ इंसुलेटर्स. ओके, दे डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, but they show electric properties when placed in an external electric field. सो बेसिकली आपको डाइलेक्ट्रिक्स का एक आइडिया लग गया कि डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें आप देखोगे इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी होती है. दैट इज, इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं, पहली चीज. और दूसरी चीज क्या होती है बेटा कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत मिनिमम होते हैं या नहीं होते हैं. वैसे तो कोई आइडियल इंसुलेटर भी नहीं होता, तो इस वजह से 1 2 3 4 10 20 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मेरा कंसर्न नहीं है. बट मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये इंसुलेटर्स होते हैं जो अपनी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, बट जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनका पोलराइजेशन होता है. पोलराइजेशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी हमें डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन देखनी है. तो सबसे पहले चलो डाइलेक्ट्रिक्स की जो कॉमन डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं. उसके बाद इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे डाइलेक्ट्रिक्स की बॉडी में उनके एटम्स में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं. ठीक है सर, तो चलिए देखिए, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगी. सबके सेंस सेम है, बस डेफिनेशन के वर्ड्स अलग अलग होते हैं. बेसिकली वही चीज लिखी हुई है. अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड. सो बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द इंसुलेटर्स. देयर इज नथिंग डिफरेंट. ओके, अब क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि सर डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके सभी इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस होता है उससे बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं. दैट इज, देयर इज नो और वेरी नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली जब सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से होंगे, और होंगे भी तो वेरी नेग्लिजिबल नंबर में होंगे. सही बात है. तो मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट इज वाई दे कांट कैरी द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी वही दे दी गई है. अब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बोल दिया कि डाइलेक्ट्रिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज नहीं होने देते, अलाउ नहीं करते. सही बात है. अब बताओ बेटा, इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो रहा है तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? अब जीरो तो नहीं बोल सकते, वो आइडियल केस होता है, मतलब बहुत लो होगी. मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है. ओके, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स का क्लासिफिकेशन जो है वो दो पार्ट्स में किया गया, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. तो सबसे पहले चलो देखते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है. अब देखो बेटा, आप सब जानते हो कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है. न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बट न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो उनके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में या डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. अब जो क्वांटम थ्योरी है उसके हिसाब से ये प्रूफ हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्लाउड्स के फॉर्म में होते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के फॉर्म्स में रिवॉल्व करते हैं. अब बताओ बेटा, अगर ये इनका रिवॉल्यूशन पाथ है, मान लो इस पाथ पे ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनका सेंटर होगा. सेंटर, जैसे अब ये सेंटर कौन सा सेंटर होता है? ये सेंटर ऑफ मास होता है, कोई और सेंटर मत समझ लेना. मैं पाथ के सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं. ये जब यहाँ पे ट्रेवल करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनका जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है, ये इस सर्किल पे या इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है. तो मतलब आप अगर देखोगे तो इस सर्किल पे कुछ मास है और इस मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? जिस पॉइंट पे होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या निगेटिव चार्ज है इनका सेंटर. तो मतलब जब भी मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, मैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्टिव मास के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं. और जब मैं पॉजिटिव चार्ज के सेंटर की बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा. तो होगा क्या बेटा कि अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट उठाओ जो नॉन पोलर हो. अभी मैंने बोला कि नॉन पोलर, अब देखो नॉन पोलर कैसे होता है. मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों कॉन्साइड कर जाए. पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों कॉन्साइड कर जाए, तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं. क्योंकि ये एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे ही करेंगे, है ना. ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, वही मॉलिक्यूल्स मटेरियल्स बनाएंगे.
तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो सर ये वो एलिमेंट्स होते हैं या ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड करता है। अच्छा सर, कॉन्साइड करता है तो हो क्या जाता है? बेटा देखो, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, डाइपोल। डाइपोल बनाते हैं। एक दूसरे से अगर एक डेफिनेट डिस्टेंस पे हैं, अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ सेपरेशन है, तो ये क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। और हर डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब बेटा डाइपोल मोमेंट जो टर्म होता है उसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। ओके, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, और इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है, अगर उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं तब, तो p इज इक्वल टू क्यू टू डी। अब जब दोनों का सेंटर ऑफ मास, बेटा सपोज करो इसका सेंटर जो है निगेटिव चार्ज का, ये यहाँ पे है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका भी सेंटर यहाँ पे है, तो यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? जीरो। यानी डी कितना हो गया? जीरो। अब जब डी जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या आ गया उस एटम का? जीरो। यानी कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका मॉलिक्यूल डाइपोल नहीं बनाता है। इनके मॉलिक्यूल्स डाइपोल नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स का कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। और जब मॉलिक्यूल्स का ही डाइपोल मूवमेंट नहीं है, तो उन मॉलिक्यूल्स से मिलकर जो मटेरियल बनेगा उसका भी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया? मतलब अगर आप देखो तो आपको क्या निकल के आया? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या बताया? नो डाइपोल मूवमेंट। पहली प्रॉपर्टी नो डाइपोल मोमेंट, और दूसरी प्रॉपर्टी पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनके जो सेंटर होते हैं वो कंसाइड करते हैं। ओके, अब आओ देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। इनके बारे में बेटा जैसे जैसे आपको काम लगेगा मैं डिटेल में बताते चलूंगा, ये बस आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट द डिटेल्स, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको डिटेल मिलती जाएंगी जहां पे जितना यूज होगा। अब देखो बेटा, हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करने वाले हैं, तो ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अपोजिट होते हैं। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं बेटा, वो हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने HCl लिया हुआ है, तो HCl में एक एटम हाइड्रोजन का होता है और एक एटम क्लोरीन का होता है। अब आपको पता है दो डिफरेंट एटम्स हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो होगा क्या कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बेटा, तो इनका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब बहुत छोटा चार्ज। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इनके बीच में सेपरेशन भी है, क्योंकि अब जब सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया कहीं और सारा निगेटिव चार्ज इधर आ गया कहीं, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी बदल गया। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, मतलब इनके बीच में आपको एक सेपरेशन डी मिल गई। तो मतलब इनसे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनका डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब देखो इनके पास अपना डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब इनके पास एक अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी वन। इनके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब बेटा अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हुआ था यहाँ पे कि देखो बेटा इनका डाइपोल मोमेंट तो होगा, इनका डाइपोल मोमेंट होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो जो मॉलिक्यूल है HCl, जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट तो होगा। ठीक है, ये हमने बात करी हुई है। अब देखो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली आप सारे का देख सकते हो। अब देखो बेटा इन सारे मॉलिक्यूल्स के अपने अपने इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स तो हैं, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में रहते हैं कि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आता है मटेरियल का वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो अब आपको अगर एक चीज लिखनी हो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में तो आप क्या लिख सकते हो? इनके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। एट मॉलिक्यूलर लेवल में बात कर रहा हूँ, मटेरियल के लेवल में मत चले जाना, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। और इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है डजंट कंसाइड। ओके, तो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ सेंटर्स आर सेपरेटेड। सेंटर में सेपरेशन होगा तभी तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेगा और डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। अब बेटा हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन बेटा आपको मैं डेफिनेशन बताऊं उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। देखो बेटा, अभी हमने
एक मिनिएचर स्ट्रक्चर बनाया था छोटा सा, प्लस माइनस, तो हमने कहा भैया ये नॉन पोलर है, हमने बोला ये नॉन पोलर एटम है, ठीक है, ये नॉन पोलर एटम है। अब इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज दोनों एक पॉइंट पे कंसाइड कर रहे हैं, इसी वजह से इनका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा कि इसी एटम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ओके। और जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई दी हुई थी, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा बेटा F1 मान लो, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस क्यू ई के। क्यू जितना भी निगेटिव चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, और जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा बेटा वो क्या होगा, QE, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो अभी तक आपका नॉन पोलर एटम था, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के जो सेंटर थे कॉन्साइड कर रहे थे, अब उसका निगेटिव चार्ज सारा यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ चला जाएगा। तो अब बताओ बेटा, क्या निगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड कर रहा है, नहीं। अब इनके बीच में सेपरेशन भी क्रिएट हो गई है। तो अब जब इनके बीच में सेपरेशन है और इक्वल अमाउंट और अपोजिट साइन के चार्जेस हैं, तो क्या ये डाइपोल की तरह नहीं बिहेव करेंगे, बिल्कुल डाइपोल की तरफ बिहेव करेंगे। और जब ये डाइपोल की तरफ बिहेव करेंगे तो इनके पास डाइपोल मोमेंट भी होगा, इनका अपना एक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जो भी इनके बीच की सेपरेशन होगी उसको मैं भी डी मान रहा हूं। अच्छा, जब इनके बीच में बेटा डाइपोल मोमेंट होगा तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मिला। तो बेसिकली आपने क्या किया बेटा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके एक नॉन पोलर एटम का पोलर एटम बना दिया। तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने चार्जेस को जो है सेपरेट कर दिया, आपने एक न्यूट्रल एटम से डाइपोल बना दिया। मतलब आपने बेसिकली क्या किया, आपने पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और निगेटिव चार्ज के सेंटर को डिसलोकेट कर दिया, कॉन्साइड कर रहे थे उनको डिसलोकेट कर दिया। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूं, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल्स, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जो अभी हमने बनाया है, क्योंकि नॉन पोलर्स के पास तो अपना डाइपोल होता नहीं है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है, और वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं, तब उनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो ऐसे डाइपोल मोमेंट्स को हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और ऐसे डाइपोल्स को हम इंड्यूस्ड डाइपोल्स कहते हैं। वही चीज लिखी हुई है कि ओरिएंटेशन ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल्स or of permanent dipoles along the direction of external electric field is known as electric polarization. पोलराइजेशन क्या करता है बेटा कि जो आपके डाइपोल्स होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन करता है। मतलब अलाइन करने का क्या मतलब है, अगर अभी तक आपका डाइपोल मोमेंट ऐसा था, तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इस डाइपोल मोमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो यहां से बदल के कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये भी इसके अलोंग हो जाएगा, ठीक है। यही होता है पोलराइजेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ मटेरियल by applying external electric field or creating a net dipole moment in a dielectric material is known as electric polarization. ये आपके स्कूल के लिए ज्यादा सुटेबल डिफिनेशन है, वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड हो गया, बट ये भी आपके काम का है और ये भी आपके काम का है, दोनों चीजें हैं। देखो बेटा, नॉन पोलर में आपके पास डाइपोल नहीं होता है, तो वहां पे आप निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को डिसलोकेट करते हो और डाइपोल बनाते हो, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आपको मिलता है, और वो डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन पोलर में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट होता है, पर वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस तरीके से ओरिएंटेड होता है कि जो मटेरियल होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो आप दोनों काम करते हो। लेकिन एक बात बताओ, नॉन पोलर में आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे पहले आपको पोलराइजेशन करना है, मतलब आपको चार्जेस को उनके सेंटर्स को डिसलोकेट करना है, डाइपोल बनाना है, तब उनका डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। और दूसरा प्रोसेस है पोलर्स का, उसमें आपके पास पहले से डाइपोल मोमेंट है, बस आपको उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन करना है। तो आप बताओ कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा यूज होगी, ऑब्वियस सी बात है सर, नॉन पोलर में, ठीक है। अब देखो, अब ये पोलराइजेशन होता है तो इसका भी तो कोई मेजरमेंट होगा ना,
ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया पोलराइजेशन हो गया तो सारा ही पोलराइज हो जाएगा। किस एक्सटेंट तक पोलराइजेशन हो रहा है? जैसे आप बोल दिए कि वो काफी दूर तक दौड़ सकता है, तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ समझाओगे ना, सर वो 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, वो 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता है एक बार में। तो उसी तरीके से ये जो पोलराइजेशन होता है, इसको भी मेजर किया जाता है पोलराइजेशन वेक्टर के फॉर्म में, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन होती है द एक्सटेंट अप टू विच अ डाई इलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक आपका जो डाई इलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हुआ है, ठीक है। अब जो आपके पास पोलराइजेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसका फॉर्मूला भी होता है, उसको अभी हम आगे समझते हैं। जरा एक बार पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा काम आने वाला है। अब थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाना। देखो बेटा, ये नॉन पोलर एलिमेंट्स थे, ओके, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट हुए, और पॉजिटिव जो चार्जेस थे वो रिपेल हुए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव किए, और दोनों का सेंटर अलग हो गया, दोनों के बीच में एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, ओके। ये चीजें थी। लेकिन बेटा क्या होगा, इसकी सरफेस देखो, इधर सारे निगेटिव चार्ज हैं, देखो इस ब्लू लाइन के, ये जो ब्लू लाइन है इसके इधर देखो सारे ही निगेटिव चार्ज हैं, इस ब्लू लाइन के इधर देखो सारे ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो क्या ये कुछ रिजेंबल कर रहा है? कुछ ऐसा रिजेंबल कर रहा है बेटा कि इधर टोटल निगेटिव चार्ज, इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाए और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से पास कराए। ध्यान से समझना, यहीं से आपका असली कैपेसिटर शुरू होता है। कैपेसिटर क्या होता है वो बाद में समझेंगे, पहले डाई इलेक्ट्रिक का काम समझ लो, ये करता क्या है। आप बेटा लेके आए ई, ठीक है। अब ई कितना हो सकता है, सपोज करो 100 न्यूटन पर कूलम है, सपोज कर लो, यही यूनिट होती है। मान लो ई जो है वो 100 न्यूटन पर कूलम हो गया, ओके। अब होगा क्या कि जब सारे बेटा निगेटिव चार्जेस, सारे इन द सेंस जो कॉर्नर वाले हैं, वो इधर आ गए, क्योंकि इनके पास कंडक्टर्स की तरह इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि ये कंप्लीटली कैंसिल आउट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो एक बात बताओ बेटा, क्या इनके बीच में, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, ई पी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। मतलब पी का मतलब पोलराइजेशन समझना, कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अब बताओ बेटा, अगर सपोज करो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसको हम ई नेट बोले, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर आ रही है, ई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गई अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के पास, अंदर के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज किया, उनका डाइपोल मोमेंट बना, निगेटिव चार्जेस एक कॉर्नर पे आए, पॉजिटिव चार्जेस एक कॉर्नर पे आए, उसके बाद पॉजिटिव से निगेटिव एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी बनी और उसकी डायरेक्शन जो आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो आपने अप्लाई की थी उसके अपोजिट है। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई माइनस ई पी। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने इनिशियली अप्लाई की है, इससे कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि बेटा ये ईपी है। अगर मान लो ये 20 न्यूटन पर कूलम का फील्ड जनरेट हुआ, तो आपका ई नेट कितना निकल के आएगा? आप 100 न्यूटन पर कूलम इधर लगा रहे हो, आप 20 न्यूटन पर कूलम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो नेट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 80 न्यूटन पर कूलम। मतलब एनी हाउ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल के आएगी वो आपकी जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अमाउंट से कम ही होगी। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि E अपॉन ई नेट इज ग्रेटर देन 1? क्योंकि बेटा अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है a बाई बी, और अगर a जो है वो b से बड़ा है, तो a बाई बी हमेशा एक से बड़ा होगा, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो मतलब आपको पता है कि ई नेट हर कंडीशन में आपकी जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उससे छोटा ही होगा, उससे कम ही आएगा, तो इनका रेशियो हमेशा एक से ज्यादा आएगा आएगा। और यही जो ई होता है और ई नेट होता है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द डाई इलेक्ट्रिक एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाई इलेक्ट्रिक से पास होती है, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आराम से पढ़ेंगे, तो बस अभी आइडिया रखो, कैपेसिटेंस जब शुरू होगा तो उसमें इन चीजों का यूज है, तो जहां यूज होगा वहां बताने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर आप लोगों को वो चीजें वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली बेटा पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स के केस में भी होता है। वहां पे क्या था कि सारे रैंडम थे,
सारे रैंडम थे, इधर था, कोई इधर था, कोई किसी का डाइपोल मोमेंट ऐसे था, किसी का डाइपोल मोमेंट ऐसे था, किसी का डाइपोल मोमेंट ऐसे था। फिगर मैंने आपको बना के दिखाया है। तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सारे का डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। फिर से आप देखोगे अगर लाइन क्रिएट करके बेटा, फिर से आप एक लाइन क्रिएट करो यहाँ पे, येलो कलर है तो शायद आपको उतना विजिबल ना हो, मतलब देखो ये जो लाइन है, इसके इधर सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस लाइन के इधर सारा निगेटिव चार्ज हो गया। सारा इन द सेंस जितना था कॉर्नर पे, सारा मतलब पूरे मटेरियल का सारा नहीं। तो क्या बेटा एक सिमिलर कंडीशन बन जाएगी? देखो यहाँ भी सारा निगेटिव चार्ज आपका इधर आ गया जितना कॉर्नर पे था, और सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया जितना कॉर्नर पे था। अब इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, फिर से उसको हम ईपी बोलेंगे। और ये तो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से जो ई नेट निकलेगा वो फिर से क्या होगा, फिर से वो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, और फिर वही रिलेशन आपको निकल के आएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ई पी। ओके, यहां से आपको एक रिलेशन मिला। ये ध्यान रखना कि मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से पास होने के बाद आएगी, वो हमेशा इनिशियल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से कम ही होगी, क्योंकि अंदर पोलराइजेशन की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये आपके काम की चीज थी। ओके, अब सर चलिए आगे। तो बेटा जब हम पोलराइजेशन वेक्टर की बात कर रहे थे, पोलराइजेशन वेक्टर, तो पोलराइजेशन वेक्टर को ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपने किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसने पर यूनिट वॉल्यूम कितना नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट किया है। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड ओरिजिनेटेड या जनरेटेड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज पोलराइजेशन। ओके, अब आप देखो P जो है ये Q इंटू 2A के बराबर होता है। 2A मतलब लेंथ होती है तो उसको हम लेंथ से कंसीडर कर सकते हैं, और वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ का क्यूब होती है। कैंसिल आउट, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। P क्या आ गया, Q अपॉन एल स्क्वायर। इन जनरल, अब ये जनरल बात हो रही, कोई स्पेसिफिक लेके मत चले आना कि सर वहां पे कुछ और होगा। तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो पोलराइजेशन की यूनिट क्या निकल के आई, पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट निकल के आई है कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अभी तक आपने जितना पढ़ लिया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, ध्यान से देखो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा इंटरनल पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उतना ही कम आउटपुट मिलेगा हमें। मतलब ई नेट जो होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से बाहर आएगी वो उतनी ही कम होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो वो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतनी कम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी डाइलेक्ट्रिक के। ठीक है, तो इस रिलेशन के बेसिस पे बेटा ये ऐसे बोला गया कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हुए हमने एक साइन लिया है, ग्रीक अल्फाबेट में ये 22nd लेटर होता है, इसकी स्पेलिंग होती है CHI, और इसको प्रोनाउंस करते हैं हम KAI, काय। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल सब्सेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं। ओके, अब ये बेसिकली होता क्या है बेटा, कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब ये एक नंबर होता है। ठीक है, ये एक नंबर होता है जो ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम पोलराइज कर सकते हैं एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके। तो बेसिकली ये मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है बेटा, ये मेजर करता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में कितना ज्यादा पोलराइजेशन कर सकते हो। अब इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो जैसे जैसे हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, इनके जो रिलेशन है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के साथ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अब बेटा यहाँ पे आपका बेसिक्स खत्म होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, काई क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से उनका क्या रिलेशन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काई से क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें आपको जैसे जैसे आपके कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में काम लगेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वहीं पे बताते चलूंगा।
तो उसकी आप टेंशन मत लेना। ये टॉपिक वैसे तो बहुत सिंपल है, पर ये अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। तो इस पे बेसिक कमांड बना के रखना, बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इनका यूज़ डायरेक्ट तो नहीं आता, बट इनडायरेक्टली ये काफ़ी काम के हैं। इनसे 2-3 न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जेईई में भी बनते हैं, नीट में भी बनते हैं ठीक-ठाक से। तो वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू करवा दूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं कल। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन कर लीजिएगा इसका प्लीज़। क्योंकि ये लेक्चर जो है, ये अभी आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल है, बट ये कॉम्प्लेक्स होने में इसको टाइम नहीं लगेगा। जहां मैंने इसके आगे 6 लाइन और लिख दी, सारे रिलेशन एक साथ, आपका दिमाग घूम जाएगा सर कहाँ से आ गया ये सब, फिर लगोगे कंफ्यूज होने, उसी में एप्सिलॉन, उसी में एप्सिलॉन नॉट, उसी में एप्सिलॉन आर। तो इसलिए इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करेंगे इसके कैपेसिटेंस, और जहां जैसी जरूरत आएगी वहां हम बाकी टर्म्स को और उनके डिफरेंट टर्म्स के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करते चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई दिक्कत है या वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।